हेलो स्टूडेंट, मैं विष्णु दिवाकर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए प्रोग्राम सेमेस्टर थर्ड और सेमेस्टर फोर के जितने भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने हिंदी ली है और आधुनिक भारतीय भाषा हिंदी गद्य उद्भव और विकास हिंदी खा। तो मैं आपको बता दूं कि सेमेस्टर फोर में हिंदी का, हिंदी खा, हिंदी गा तीन हिंदी हैं, जिसमें कि आपका जो लेसन नंबर वन है, यूनिट नंबर वन है, वो ऑलमोस्ट सबका सेम है और उसके आगे की जो चीज़ें हैं यानी कि जो स्टोरीज़ हैं वो चेंज हैं इसके अंदर। तो हिंदी खा के अंदर जो आपकी स्टोरीज़ हैं वो सब चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। एक वीडियो मैं आपको बनाऊंगा जिसमें कि हिंदी का, खा और गा तीनों के लिए सेम यूनिट दी गई है, तो वो वीडियो। और उसके बाद हम यहाँ पर बात करने वाले हैं आज किसमें, आज हम इसके अंदर बात करने वाले हैं हिंदी में आधुनिक भारतीय भाषा वाली जो हिंदी है आपकी, इसमें यूनिट नंबर टू यानी कि इकाई टू, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इकाई वन तीनों की सेम रहेगी। तो इकाई टू जो है यूनिट टू के अंदर आपके यहाँ पे कुछ लेसन दिए गए हैं, जैसे कि बूढ़ी काकी, उसने कहा था, चीफ की दावत, मेले का ऊँट, सदाचार का ताबीज और ठेले पर हिमालय। ये जो यूनिट टू और थ्री जो है, और यूनिट नंबर फोर अंधेर नगरी और बिबिया, तो यहाँ पर ये स्टोरीज दी गई हैं। ये स्टोरीज आपको जानना बहुत जरूरी है क्योंकि ये आपके पेपर में आएंगी। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ यूनिट नंबर टू से उसने कहा था या फिर चीफ की दावत। ठीक है, तो आज हम यहाँ पे जो लेसन करेंगे वो हम करेंगे लेसन नंबर थर्ड, चीफ की दावत, रिटन बाय भीष्म साहनी। तो अब आपको क्या करना है, वीडियो के अंदर आपको बने रहना है और एंड तक आपको वीडियो में बने रहना है। मैं आपको जल्दी से यहाँ पर जो है सिलेक्टेड जितना भी मैंने आपका मटेरियल तैयार किया है, तो अभी मैं पहले स्क्रॉल कर लूँ नीचे, क्योंकि ये बहुत नीचे जा चुका है। मेरे लैपटॉप में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी तो इसलिए मोबाइल से वीडियो को रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। तो बस मैं आपको यहाँ पर जो है अभी लेसन निकाल देता हूँ। तो लेसन आ चुका है आपका और वीडियो को हम लोग यहाँ पर अब स्टार्ट कर लेते हैं। तो यूनिट नंबर टू में लेसन नंबर थ्री, चीफ की दावत। अब आखिरकार इस स्टोरी के अंदर क्या दिया गया है, तो वो स्टोरी को आप अच्छी तरीके से समझेंगे। भीष्म साहनी जो है इसके राइटर हैं। तो सबसे पहले देखो, अपने पहले कहानी संग्रह भाग्य रेखा से नवीनतम कहानी पाली तक भीष्म साहनी की जो कथा है वो यात्रा आबाद गति से बढ़ती हुई परिपक्व होती गई। परिपक्व का मतलब होता है मजबूत होती गई और बिल्कुल मैच्योर हो गई। उन्होंने अपने कथा परिवेश में अधिकतर शहरी मध्य वर्ग के उच्च और निम्न तबकों को पूरी विविधता के साथ में अपनाया। विविधता का मतलब होता है अलग अलग, अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म या अलग अलग तबका, कोई भी अलग अलग प्रकार जिसे हम कहेंगे उसे विविधता कहेंगे। तो प्रेमचंद के बाद से ही ऐसे दूसरे लेखक हैं जो कहानी को वास्तविक जगत से ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा भीष्म साहनी के बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन। उसके बाद जो स्टोरी स्टार्ट होती है, तो यहाँ पर कथा सार क्या है इसका, चीफ की दावत, इसके अंदर क्या बताया गया है, उसके बाद हम इसके आगे का कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो देखिए यहाँ पर बोला गया है, स्टोरी कुछ इस प्रकार से है कि श्यामनाथ नाम का एक व्यक्ति है जो एक दफ्तर में काम करता है। वो अपनी तरक्की के लिए चीफ को प्रसन्न करने के उद्देश्य से वह उन्हें अपने घर पर दावत पर आमंत्रित करता है। होता क्या है कि जो श्यामलाल है, जो श्यामनाथ है, वो क्या सोचता है कि भाई वो जो है उसका प्रमोशन होने वाला है, तो वो अपने बॉस को जो है घर पे बुलाता है, चीफ को घर पे बुलाता है। उसने, चीफ एक अमेरिकन व्यक्ति है, जो भी उसका जो चीफ है वो एक अमेरिकन व्यक्ति है। तो उन्हें जो प्रसन्न करने के लिए घर का ना पूरा वातावरण उसी रूप में वो प्रस्तुत करने के लिए श्यामनाथ और उसकी पत्नी जो है निरंतर लगे हुए हैं। मतलब घर को बिल्कुल कहाँ पर, कब, कैसे, क्या रखना है, क्या लगाना है, सजाना कैसे है, ये सारी तैयारी करने में लग जाते हैं। और इस तैयारी में पूरा समय व्यतीत हो रहा था और अचानक से माँ का ध्यान आते ही दोनों पात्र बेचैन हो उठते हैं। अब देखो स्टोरी कितनी ज़्यादा भावुक हो जाएगी कि जो माँ है वो बूढ़ी हो गई है और चीफ के सम्मुख उनका पढ़ना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। वो क्या कहता है कि अगर माँ जो है वो चीफ के सामने आएगी तो वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि वो एक बुढ़िया है और कभी जो है वो कोठरी में, कभी बरामदे में, तो कभी अपनी जो है उनकी सहेली के पास भेजने जाने के प्रस्ताव पर एक एक करके नकारे जाते हैं। वो बोलते हैं चलो एक काम करते हैं, इसको बरामदे में बैठा देंगे या फिर इसको सहेली के यहाँ भेज दो। बाद में वो फिर दोनों के दोनों उन सब चीज़ों पर बात नहीं करते हैं। और उसके बाद में फाइनली क्या होता है कि माँ बेटे की पसंद के कपड़े पहनकर जल्दी खाना खाकर अपनी कोठरी में चली जाए और साथ ही ध्यान रखे कि वह सोए नहीं, क्योंकि उनके खर्राटे लेने की आदत है। मतलब उन्हें इतनी प्रॉब्लम है कि अगर वो जो बूढ़ी माँ है वो अगर वहाँ पर जाकर सो भी जाएगी तो भी उसे दिक्कत है कि चीफ को कोई प्रॉब्लम ना हो। डरी सहमी सी माँ बेटे की हर बात को सिर झुकाकर स्वीकार करती है। अब एक माँ तो माँ होती है, तो माँ क्या बोलती है, वो बड़े प्यार से अपने बेटे की हर बात पर हाँ करती है। ठीक है बेटा, मैं नहीं खर्राटे लूँगी, मैं जो है आराम से कमरे के अंदर रहूँगी। वह गांव में रहने वाली एक अनपढ़ औरत है और जो प्रत्येक स्थिति में बेटे का भला चाहती है। ठीक है, देखो यही होता है कि अनपढ़ और पढ़े लिखी माँ में भी क्या फ़र्क है। वो अनपढ़ है, उसका बेटा उसको इतनी बातें सुना रहा है, पर उसके बाद भी बेटे की तरक्की और बेटे का भला चाहती है। शर्मीली लजीली धार्मिक विचारों वाली माँ को कुर्सी पर ढंग से बैठने का तरीका भी सिखाया जाता है।
क्योंकि अगर कहीं गलती से साहब का माँ से सामना हो जाए तो श्यामनाथ को शर्मिंदा ना होना पड़े, कि श्यामनाथ को फिर ये ना लगे यार कि बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो गई, माँ को तो बैठना भी नहीं आता। तो ये सब चीज़ें उसको पहले से ही बता दी। साहब और उसके सभी साथी लगभग 8 बजे तक घर आ गए। अब हुआ क्या कि जो विस्की थी उसका दौर चलने लगा, भाई ड्रिंक करने लगे। दफ्तर में रौब रखने वाले जो साहब हैं यहाँ पूरी तरह से मुक्त व्यवहार कर रहे थे। पीना पिलाना समाप्त होने पर सभी खाना खाने के लिए बैठक से बाहर जा रहे थे। अचानक सामने कुर्सी पर बैठी सोती हुई माँ सामने पड़ गई। माँ पर बेटे को बहुत क्रोध आया, पर मेहमानों के सामने कुछ भी नहीं कह पा रहा था। देखो अब वो जैसे ही उसने देखा कि वो उठकर गया, तो वहाँ से उसने देखा कि भाई सामने एक लेडी है जो कि चेयर पर बैठी हुई है और सो रही है। अब सामनाथ की जो माँ है, अब तो सामनाथ को बड़ा गुस्सा आया कि भाई ये सामने क्यों आ गई। माँ पर बेटे को क्रोध तो आया, पर मेहमान के सामने वो कुछ नहीं बोल पाया। अब श्यामनाथ साहब के लिए परेशान थे कि सब साहब तो अलग ही प्रगति के व्यक्ति निकले। उन्होंने माँ से हाथ मिलाया, गाना सुना। विदेशी साहब के इस उन्मुक्त व्यवहार के कारण देसी साहब भी माँ को उसी दृष्टि से देखने लगे। पर माँ लज्जा के कारण अपने में सिमटती जा रही थी। साहब के कहने पर उन्होंने एक पुरानी फुलकारी भी लाकर दिखाई। माँ के इस कार्य से प्रसन्न साहब चाहते हैं कि माँ उनके लिए एक नई फुलकारी बना कर दे, और हिचकिचाते हुए माँ उनके इस अनुरोध को स्वीकार कर लेती है। वो मतलब थोड़ी सी घबरा जाती है कि भाई बेटा जो है मेरा वो मना कर रहा था और मैं गलती से सामने आ गई। अब बेटे की तरक्की का प्रश्न है, इसलिए आंखों की रोशनी कम होने पर भी उन्होंने जो है प्रयत्नशील होने का वायदा करती है, और वो बोलती है कि ठीक है, मैं ये कर दूंगी। वे तो सब कुछ छोड़कर हरिद्वार जाना चाहती थी, पर इस परिस्थिति में उन्हें अपना इरादा बदलना पड़ा। इसके बाद श्यामनाथ निश्चित होकर पत्नी के साथ अपने कमरे में चले गया और माँ की भी चुपचाप अपनी कोठरी में लौट गई। तो देखो ये जो स्टोरी थी, अब इसकी हम समीक्षा करते हैं यहाँ पर। तो एक छोटा सा और यहाँ पे छोटा सा कॉन्सेप्ट होगा, उसके बाद ये स्टोरी आपके बिल्कुल ब्रेन में फिक्स हो जाएगी, और आपको आंसर कैसे लिखना है अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो। ठीक है, तो पूरी स्टोरी आप वहाँ पर लिख देना। चीफ की दावत कहानी जो थी वो क्या थी, एक सुसंगठित और सुव्यवस्थित वो थी, कथानक था। और इस कथानक अत्यंत संतुष्ट है कि बेटे के साथ घर में आए हैं डिनर के लिए, और घर की व्यवस्था बहुत बेकार है। अचानक बेकार सी पड़ी हुई माँ की व्यवस्था में दोनों पति पत्नी चिंतित हो जाते हैं कि अब क्या करें। माँ के सामने जो है माँ जो है वो चीफ के सामने ना आए। इसकी पूरी व्यवस्था करने के बाद में भी अचानक से दृष्टि पड़ी जाती है। अब अचानक परिस्थिति बदल जाती है और माँ, जो व्यर्थ सी माँ थी ना, वो काम की वस्तु बन जाती है। साहब की प्रसन्नता का कारण भी लेखक ने इस कथा सार की प्रस्तुति अत्यंत आकर्षक ढंग से की है। कहानी का प्रारंभ जिज्ञासावर्धक है। भाई यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें दिखाई गई है ना। देखो आज मिस्टर श्यामनाथ के घर चीफ की दावत थी। श्यामनाथ और उनकी धर्मपत्नी को पसीना पहुंचने की फुर्सत नहीं थी, और आखिर 5 बजते बजते तैयारी मुकम्मल होने लगी। अब घर का फालतू सामान अलमारियों के पीछे और पलंगों के नीचे छुपाया जाने लगा। तभी श्यामनाथ के सामने उस अड़चन खड़ी हो गई कि भाई उसका क्या होगा। उसका मतलब यहाँ पर चीफ अपनी माँ के बारे में बात कर रहा है कि माँ का क्या होगा। अब चीफ का जो है माँ को देखना लज्जा का नहीं गौरव का विषय बन गया। अब जो है, पहले तो क्या था उसके लिए, वो बिल्कुल लज्जा थी, अब उसके लिए गौरव का विषय बन गया। यही से घटना ने अप्रत्याशित मोड़ ले लिया। अब उसका जो है टर्निंग पॉइंट यहाँ पर आया, और कहानी अभी और भी है। दावत के बाद श्यामनाथ का माँ के पास आना, और कथानक की दूसरी विशेषता, पहली विडंबना है कि माँ का पालतू सामान होना, दूसरी है कि पुत्र की दावत से भी अत्यधिक महत्वपूर्ण होना, और तीसरी है कि पुत्र की उन्नति के लिए हरिद्वार जाने की इच्छा। मतलब माँ जो देखो कैसी है कि वो बेटा जो है अपनी माँ के यहाँ पर जो है अगेंस्ट बात कर रहा है, पर उसकी जो माँ है वो क्या कह रही है कि भाई सबसे पहले उसने क्या, वो पुत्र की जो वो जो दावत दे रहा है वो उससे बड़ी खुश है कि भाई चलो कोई उसके बॉस आ रहे हैं। दूसरा कि भाई वो जो है क्या कहते हैं, ये भी कह रही है कि वो हरिद्वार जाएगी, ठीक है, और फुलकारी बनाने के लिए भी तैयार हो गई। तो यहाँ पर सब कुछ जो है, उसके बाद में जो है माँ जो है वो क्या करती है, वो फूट फूट कर रोती है। वही पुत्र की तरक्की की बात सुनकर वो खिलकर उठती भी है और फिर हंसती भी है। माँ के चेहरे का रंग भी बदलने लगता है कि हाँ भाई बेटे को मेरे तरक्की मिल गई है। अब माँ को कैसे छिपाया जाए या हटाया जाए, दोनों के बीच में ये बहस होती है। और यही घटनाक्रम के विकास की प्रक्रिया है। कभी उन्हें उनकी सहेली के यहाँ छोड़ने का विचार करते हैं, तो कभी बाहर, कभी कोठरी में रहने का सुझाव। तो कहानी की जो चरम सीमा है ना, वो उस स्थल पर है जहाँ पर माँ अचानक साहब के सामने आ जाती है। से यहाँ पर देखो सिंपल सी बात है कि जब माँ सामने आ गई तो क्या होगा। तो भाई साहब के सामने माँ का आना तो बहुत बड़ी बात है ना श्यामनाथ के लिए। तो कुर्सी की सीट पर पाँव रखे इधर उधर झूलते सिर और मुंह से निरंतर निकलते हुए खर्राटे उसके लिए एक बहुत ज़्यादा समस्या है। अब क्या करें, अब क्या होगा। तब इसी विकटता में सरलता झांकती है, और साहब माँ के साथ हाथ मिलाते हैं, बात करते हैं। माँ की हर मुद्रा उनके लिए आकर्षक है। फिर फुलकारी बनाने की बात करते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें क्या दिखाई गई कि व्यर्थ सी जो माँ है ना, वो एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई है। और अंत में बेटा माँ को उसकी ममता की दुहाई देकर उसे वहीं रहने और साहब के लिए फुलकारी बनाकर देने के लिए विवश करता है। यही कहानी का अंत है। अब वो क्या कहता है, माँ आप यहीं पे रहो और आप जो है साहब के लिए फुलकारी बना दो।
यह अधिक घटनाएं नहीं है। दावत की तैयारी, साहब और अन्य सहकर्मियों का आना, हंसी मजाक, अचानक माँ का सामने पड़ना, साहब तथा अन्य लोगों का माँ में रुचि लेना और अंत में तरक्की की बात आना। तरक्की का कारण दावत नहीं बल्कि माँ का होना और निश्चित शामनाथ का माँ को कोठरी में भेजकर स्वयं भी सोने चले जाना। सभी घटनाएं पूर्व पर संबंधित हैं और सभी में एक कार्य कारण संबंध है। सबकी जगह पर कहीं ना कुछ कार्य इसमें जुड़ा हुआ है। तो आई होप आपको स्टोरी समझ में आई होगी कि यहाँ पर श्यामनाथ नाम का एक लड़का है जो कि अपनी तरक्की के लिए अपने चीफ को घर पे दावत के लिए बुलाता है, और वहीं उसकी माँ जो उसके लिए बेकार वस्तु है जो घर के अंदर, और वही माँ उसके लिए एक महत्वपूर्ण वस्तु बन जाती है जब चीफ उससे मिल लेते हैं और चीफ अपनी तरीके से उससे बात करते हैं और बड़े प्रसन्न हो